प्रशांत किशोर जी, नमस्कार और स्वागत है आपका फ्रैंकली स्पीकिंग पर। धन्यवाद। कुछ समय बाद, लेकिन सवाल है कि जैसे ही पटना में लैंड करो, आपने आंधी मचाई हुई है। चक्कर क्या ना आप किसी नेता को बैठने दे रहे हो, ना जनता को बैठने दे रहे हो। जहां देखो पीके पीके पीके। और सोशल मीडिया अगर देख लें, रील्स वगैरह देख लें, तो 90% उसमें पीके नजर आते हैं। ऐसा क्या किया है कि तूफान मचाया है? 3 साल मेहनत करी है, एक ईमानदार प्रयास किया है और कोशिश करी है कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य में, जहां एक तरह से होपलेसनेस रही है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, वहां उम्मीद की एक किरण जलाई है। लोगों को पहली बार पिछले 25-30 सालों में ये दिखा है कि शायद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम मेरे पे उनका पूरा विश्वास हो गया है, लेकिन लोगों ने जो बात सुनी, जो प्रयास को देखा, तो उनको लगा शायद हमारे बच्चों के भी जीवन में बदलाव आ सकता है। शायद वो दिन भी आ सकता है जब बिहार से लोग बाहर मजदूरी करने नहीं जाएंगे। शायद वो दिन भी आ सकता है जब बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जहां लोग नीचे लूटेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, बिहार की भलाई के लिए ईमानदारी से कुछ काम करेंगे। ये उसी का शोर है, उसी की ताकत है, उसी का प्रभाव है। प्रशांत किशोर का कुछ नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल सामान्य परिवार से आए हुए व्यक्ति हैं, 2 हाथ 2 पैर, सामान्य परिवार, कोई पेडिग्री नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं, कुछ नहीं है। 10, 15, 20 लोगों के साथ आज से 3 बरस पहले भितिहरवा गांधी आश्रम से चलना शुरू किया। और इस देश के जितने भी एनालिस्ट होंगे, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा, जो भी पत्रकार हो, एनालिस्ट हो, उन्होंने यही कहा, अरे छोड़ो ना भाई, बिहार में क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि नेशनल मीडिया में आप सबसे पहली पत्रकार होंगी जो मेरी पदयात्रा में आई थी, वरना तो लोगों ने कहा यार इससे क्या होता है। जब व्यक्ति के जीवन में इतना अंधकार हो, तो आप उसको, जब ये प्रकाश का एक पुंज दिखता है ना, तो आपको अंदाजा नहीं है कि वो कितनी तेजी से या कितनी ताकत से उसको अपने जीवन में लाना चाहता है। और वही लोगों ने देखने में, समझने में भूल करी है। नेपाल में अभी जो क्रांति हुई, वो किसी ट्रेंड लाइन में थोड़ी ना दिखा। बांग्लादेश और श्रीलंका में जो हुआ, वो पहले किसी एनालिस्ट ने थोड़ी फोरकास्ट किया था। लोग 30-35 साल से एक ही धारा में चले जा रहे हैं, एक तरह से अपने जीवन को मान लिया है कि अब नहीं सुधर सकता है। बीच में एक उनको प्रकाश पुंज दिखा, एक रास्ता दिखा, तो अब वो लोग अपने बच्चों के लिए खड़े हो रहे हैं और वही प्रभाव दिख रहा है। वरना तो लोग यही कहते थे, अरे भाई बिहार में आपका जात कितने का रहता है। तो आपने जो कॉन्वर्सेशन है वो जात से अलग करके गवर्नेंस पर और करप्शन को मुद्दा बना दिया आपने। क्योंकि वही मुद्दा है, हमने कुछ नहीं मुद्दा बनाया है। जो मुद्दा समाज का, लोगों का था, उसको सरफेस पर ला दिया। आप बताइए, जाति कहाँ मुद्दा था? जाति मुद्दा नहीं है ये जो कास्ट सेंसस तो यहीं से शुरू हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, उसी कास्ट सेंसस में जिन लोगों ने कास्ट सेंसस कराया, 500 करोड़ रुपए बिहार जैसे गरीब राज्य का खर्च कराया, उसी कास्ट सेंसस में जो फाइंडिंग्स आए, वो तो अपने आप में बताता है कि जाति के नाम पर किस तरह से समाज का दोहन हुआ है। पिछले 30-35 साल में सामाजिक न्याय और जाति की राजनीति करने वाले लोग ही सत्ता में हैं। लालू, नीतीश जी सत्ता में हैं। कांग्रेस और भाजपा अलग अलग समय में इनके सहयोगी रहे हैं। जिन जातियों की इन लोगों ने बात करी, कास्ट सेंसस जो इन्होंने कराया, उसमें क्या निकल कर आया? 35 साल से सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेताओं के शासन के बाद बिहार में आज भी, और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, 3% दलित समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। ये जातीय जनगणना बता रहा है, नीतीश लालू का जातीय जनगणना ये बता रहा है। 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं। 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जिन जातियों का नारा लगाकर, जिन जातियों की बात करके ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, 30 साल इन्होंने, 35 साल शासन करने के बाद उनके बच्चे 12वीं नहीं पास कर रहे हैं और पूरे समाज को आरक्षण के नाम पर लड़ा दिया। आरक्षण मिले, तो आपको लगता है... एक मिनट रुकिए, मिले न मिले, बढ़े घटे, मैं कह रहा हूं भाई, जब तुम्हारा बच्चा 12वीं ही नहीं पास करेगा तो आरक्षण चाहे 10% हो या 100%, तुमको लाभ मिलेगा कैसे? तो आप कह मैं रहे हैं कैमरे पर कहता हूं, जाति जनगणना होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल हो। अब तो हालत यह है कि आप देखिए कि 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि जातीय जनगणना से ही भला होगा।
मोदी जी कह रहे जातीय जनगणना से ही भला होगा, लेकिन आप जैसे पत्रकारों को राहुल गांधी से एक बात पूछना चाहिए कि अगर जातीय जनगणना से ही देश की सारी समस्या को खत्म होना है तो आपके दादा या आपके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपकी दादी इंदिरा गांधी, आपके पिताजी राजीव गांधी, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए सारे जनगणना हुए, क्या वो लोगों ने बहुत बड़ी गलती की जो ये नहीं कराया? क्या राहुल गांधी कैमरे पर या कोई कांग्रेसी ये स्वीकार करेगा कि इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को देश की समस्याओं की समझ नहीं थी, या वो अति पिछड़ा समाज के साथ उन्होंने बेईमानी की कि उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराया? कि राहुल गांधी उन तीनों से ज्यादा समझदार हैं? जातीय जनगणना होना आप चाहिए। क्या मानते हैं? नहीं, राहुल गांधी मैं तो सबसे कांग्रेसियों समझदार से, हैं? मैं तो मेरी बात तो छोड़, मैं तो उनका विरोधी हूँ राजनीतिक तौर पर। कैसे? आप तो बिल्कुल एडवाइस विरोधी। करने गए थे, आपने अरे तो आज- पूरा कांग्रेस भाई, पार्टी मैं को बोलूं- प्रेजेंटेशन दिया था। बिल्कुल दिया था। मैं अगर आज बोलूं तो लोग कहेगा प्रशांत किशोर राजनीतिक विरोधी इसलिए कह रहे हैं। मैं तो कांग्रेसियों से पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, और आपको ये कह रहा हूं, कोई भी कांग्रेसी मिले उनसे ये कहिए कि प्रशांत किशोर ने ये कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से ही देश की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो क्या ये समझ इंदिरा गांधी को नहीं थी? क्या ये समझ राजीव गांधी को नहीं थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं थी? लाल बहादुर शास्त्री को नहीं थी? नरसिम्हा राव जी को नहीं थी? मनमोहन सिंह जी को नहीं थी? और अगर नहीं थी तो ये कहिए कि उनसे ज्यादा समझदार आप हैं। और अगर उनकी समझ थी और उसके बाद भी उन्होंने नहीं कराया, इसका मतलब कि उन्होंने जानबूझकर इन वर्गों के साथ नाइंसाफी की। पूरा कर लीजिए। रोज आपके टीवी पर आते होंगे कांग्रेस वाले, नहीं उनसे आते। पूछिए, मैं बॉयकॉटेड जर्नलिस्ट। पूछिए उनसे। दो ही बात हो सकती है ना, या तो आपके लोगों को इसकी समझ नहीं थी, या उनकी समझ थी, जानबूझकर उन्होंने इन वर्गों के साथ नाइंसाफी की इसलिए नहीं कराया। अगर ये दोनों बात नहीं है तो आप जो नया डिस्कवरी लेकर आए हैं, ये आप समाज को बांटने के लिए और वोट की राजनीति कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। जातीय जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। जन सुराज प्रशांत किशोर इसके पक्षधर हैं, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ जातीय जनगणना हो जाने मात्र से देश की समस्या नहीं खत्म होगी। जातीय जनगणना होने से कुछ एडिशनल जानकारी मिल सकती है, लेकिन वो जानकारी मिलने से कुछ नहीं होने वाला है। देश में दलितों की गणना होती रही है, सबको मालूम है कि दलित सबसे गरीब और पिछड़े हैं, शैक्षणिक, आर्थिक, हर तरीके से वो पीछे हैं। उनकी जनगणना हो रही है, तो क्या उनकी स्थिति सुधर गई? मुसलमानों की गिनती होती रही है, तो क्या मुसलमानों की स्थिति सुधर गई? यूपीए की सरकार ने सच्चर कमेटी से स्पेशल स्टडी कराया, उसके बाद सच्चर कमेटी के किसी रिकमेंडेशन पर काम किया? तो भाई तुम गणना कराते हो, वोट लेते हो, उसके बाद भूल जाते हो, तो इससे क्या फायदा होगा? ये तो विशुद्ध राजनीति है। लेकिन लोग अब आइए बिहार पे, लोग आपसे सवाल पूछते हैं। आप कह रहे हैं कि आप पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन आप खुद तो हैं प्रशांत किशोर पांडे। बिल्कुल, तो क्या हुआ? मैंने कहा, कैमरे पर कहा, मेरी जाति ना मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी। मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन जाति एक समाज की सच्चाई है। जिसका भी जन्म हुआ है इस देश में वो किसी जाति का होगा, लेकिन ना वो मेरी जाति मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी है। ना मैं उसको बेचता हूं, ना मैं उसकी वजह से डरता हूं। आपकी ताकत है क्या? मेरी ताकत ये है कि मैं इसी मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है, और ऊपर वाले की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से कुछ जीवन में हासिल कर लिए हैं। अब कोशिश है कि इस मिट्टी का जो कर्ज है उसको अदा करें, एक ईमानदार प्रयास करें, मेहनत करें, लोगों को बताएं कि भाई इस तरह से आप बाहर अपने गरीबी बदहाली से निकल सकते हो, यही हमारी ताकत है। इससे पहले आप नीतीश कुमार जी के साथ थे, आपने पार्टी भी ज्वाइन की और स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर भी आप उनके साथ थे, तब ईमानदारी से साथ नहीं थे? बिल्कुल ईमानदारी से साथ थे, और हमारा साथ नहीं होता तो शायद नीतीश कुमार की राजनीतिक कैरियर भी उस समय खत्म हो गया होता। लेकिन आप ये समझिए, 2000 नीतीश कुमार आपकी वजह से नहीं, बिल्कुल 14-15 में तो हम नहीं, पूरे बिहार को पता है कि अगर हमने न मदद की होती तो मुख्यमंत्री थे कहां? वो तो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने पद अपना छोड़ दिया था। जब नीतीश कुमार मुझसे मिले थे तो मुख्यमंत्री नहीं थे। चुनाव हारने के बाद पद छोड़कर मांझी जी को उन्होंने बैठा दिया था। उसके बाद दिल्ली में 2-4 महीने के बाद हमसे मिलने आए, तब बात उन्होंने करी। किसी ने उनको बताया था कि 14 में मोदी जी का जो अभियान चला है वो बिहार के किसी लड़के ने किया है। नीतीश जी मेरे से मिलने आए, बातचीत मेरी हुई, तो हमने उनसे सवाल करा कि सर आप तो अच्छा काम कर रहे थे बिहार में, क्यों छोड़ दिया पद? तो उन्होंने कहा कि भाई हमको जनता ने हरा दिया लोकसभा चुनाव में,
तो मेरा उनको सुझाव ये था कि जनता ने लोकसभा में आपके पार्टी को हराया है, आपको मुख्यमंत्री से हटने के लिए कहा नहीं है। तो अगर आप सिर्फ लोकसभा में चुनाव हारने की वजह से पद छोड़े हैं तो आप वापस से मुख्यमंत्री बनिए और हम लोग अपनी ओर से मदद करेंगे ताकि चुनाव में आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो। उन्होंने पहले शुरुआती हिचकिचाहट के बाद उनका यह तर्क था कि अभी हमने मांझी जी को बनाया, कैसे हटाएंगे। लेकिन मेरा एकमात्र शर्त यही था कि आपको बनना है वापस। 3 महीने में उन्होंने उस बात को माना, वापस से मांझी जी को हटाकर मुख्यमंत्री बने और उसके बाद हम लोगों से जो बन पड़ा आकर उनकी मदद की कोशिश करी कि वो जीते, वो जीत भी गए। जीतने के बाद 7 निश्चय का प्रोग्राम भी बनवाया, बिहार विकास मिशन की स्थापना कराई, लेकिन खुद के लिए कोई पद, कोई बंगला, कोई गाड़ी कुछ नहीं लिया। ये विश्वास था कि नीतीश जी यहाँ हैं, बिहार में कुछ अच्छा हो रहा है, वो होते रहना चाहिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत लालसा अगर कुछ होती तो 15 में ही मंत्री बन गए होते, 15 में ही पद ले लिया होता। इस बिहार में कोई नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार का 1 रुपया लिया हो, कोई घर लिया हो, कोई गाड़ी ली हो, कोई सुरक्षा ली हो, आज तक नहीं लिया। अब आप ये कह सकते हैं कि 14-15 में अगर हमने उनकी मदद की तो आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 14-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14-15 में नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की थी, एक ऐसे व्यक्ति की थी जो अच्छा प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति है, बिहार को सुधारने की कोशिश कर रहा है। आज नीतीश कुमार की छवि यह है कि ये बिहार के भ्रष्टतम सरकार के मुखिया हैं, भ्रष्टतम सरकार के मुखिया हैं। जिस 14-15 में नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी उसमें राजनीतिक सुचिता बाकी थी। वो आदमी लोग चुनाव नहीं हारा था। तो नीतीश कुमार भी भ्रष्ट है? मैं आ रहा हूं उस पर। नीतीश कुमार भ्रष्ट नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे भ्रष्ट नहीं है, लेकिन आपने देखा इस देश में 2013-14 में मनमोहन सिंह भी व्यक्तिगत तौर पे भ्रष्ट नहीं थे, लेकिन उनकी सरकार को यूपीए 2 को लोगों ने भ्रष्टतम बताया और जनता ने उनको हटाया। नीतीश कुमार की भी स्थिति कमोबेश वही है। वो इस सरकार के ईमानदार मुखौटा हैं जो शारीरिक और मानसिक तौर पे थक गया है, और लेकिन सरकार के तौर पर ये लालू जी की सरकार से भी भ्रष्ट सरकार है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल लालू जी की सरकार से भी भ्रष्ट है। यस, क्योंकि तो यू प्रेफर तेजस्वी? क्योंकि नहीं, तेजस्वी का तो कोई गिनती नहीं, मैं लालू जी की बात कर रहा हूं। लालू जी की सरकार में आज से ज्यादा अपराध था, अपहरण, लूटमार, हत्या, जमीन कब्जा, ये सब इससे ज्यादा था। लेकिन सरकारी तंत्र के जरिए जो लूट, भ्रष्टाचार आज हम लोग देख रहे हैं बिहार में, अपने लिविंग मेमोरी में हम लोगों ने इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। तो जिस नीतीश कुमार की मदद की गई थी 100 करोड़ का डेफेमेशन केस है आपके ऊपर। 100 नहीं, 1000 का कर दीजिए, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। 100 करोड़ से कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा कि वो लोग जो डेफेमेशन किए खुद लेके भागेंगे, डेफेमेशन सूट लेके, उनका हिम्मत भी नहीं होगा कि वो कोर्ट तक जाए। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की थी कि हम लोगों ने देखा था कुछ सुधार बिहार में शुरू हुआ था। बिहार बदलकर बहुत अच्छा नहीं हो गया था, कुछ सुधार शुरू हुआ था। आज नीतीश जो सुधार हुआ था वो भी सब खत्म हो गया। दूसरी बात, नीतीश कुमार में राजनीतिक सुचिता बाकी थी। नीतीश कुमार 14 में चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल चुनाव हारा था, लेकिन एक राजनीतिक मर्यादा थी जिसकी वजह से उन्होंने पद अपना छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। 2020 में उनको 243 में सिर्फ 42 विधायक आए और पिछले 4.5 वर्षों में उन्होंने लालटेन पकड़कर, कमल पर बैठकर, किसी भी तरह जुगाड़ लगाकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो व्यक्ति के तौर पर उसकी संवेदनाएं अभी मरी नहीं थी, अब मर गई हैं। नीतीश कुमार, आपको याद होगा जब रेल मंत्री थे वाजपेयी जी की सरकार में, गैसल पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई थी, 200 लोग करीब मरे, तो नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दिया ये कहते हुए कि 200 लोग जब मर जाएंगे मैं इस पद पे कैसे रहूंगा। उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं ये वो नीतीश कुमार है जिनके कालखंड में कोविड के दौरान हजारों बिहार के बच्चे मारे फिर रहे थे और ये व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकले। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो व्यक्ति है जो जहरीली शराब से 100-150 लोग मर जाते हैं और ये पॉकेट में हाथ डालकर ये आदमी हंस के कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। तो व्यक्ति के तौर पर, प्रशासक के तौर पर और नेता के तौर पर 2014-15 के नीतीश कुमार और 24-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए उनका उस समय समर्थन किया गया और आज उनका विरोध कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि जैसे ही अगर आप सत्ता पाते हैं, आपकी मेजॉरिटी आती है, तो 1 घंटे में आप ये जो शराब का जो बैन है इसे हटा देंगे।
तो आप क्या जनता की सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल। अब हमने कहा कि जन सुराज की जो व्यवस्था बनेगी तो बाकी जो बड़े काम होने हैं वो तो होंगे, लेकिन इन द मैटर ऑफ डेज एंड आवर्स 6 चीजें हो जाएंगी। पहली चीज, इन मैटर ऑफ आवर्स बिहार से इस फर्जी शराबबंदी के कानून को हटा दिया जाएगा, जिसमें शराब की दुकान बंद है और घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है और सरकार बिहार के गरीब जनता का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात हम लोगों ने कही कि बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को, दिव्यांगों को और विधवाओं को जो 400 रुपए की पेंशन पर जी रहे थे, अभी हम लोग के डर से 1100 हुआ है, उनको जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनेगी उनको 2,000 रुपये महीना मिलने लगेगा, ताकि उनकी एक बेसिक जिंदगी जीने के काबिल वो हो जाए। तीसरी बात कही गई कि जैसे ही सरकार बनेगी 7 दिन के अंदर एक नया विभाग बनाया जाएगा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए, उन लोगों के रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए जो बिहार से मजबूरी में पलायन कर गए हैं। उस विभाग का सिर्फ ये काम होगा कि आने वाले साल भर में 50 लाख से ज्यादा लोग जो बिहार से बाहर 10,000 12,000 की मजदूरी के लिए गए हैं, उनको बिहार में ही रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाए, उनको बाहर न जाना पड़े। चौथा काम यह किया जाएगा, हर गांव में, जिस गांव में भी सरकारी विद्यालय की हालत खराब है, वहां गरीब लोगों को यह सुविधा दे दी जाएगी कि जब तक सरकारी विद्यालय आपका नहीं सुधरता है, आप अपने बच्चे को अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार भरेगी। पांचवा चीज ये किया जाएगा कि जो लोग भी खेती कर रहे हैं, जो लोग भी खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती में मूव करेंगे, मतलब जो धान गेहूं ज्वार बाजरे की खेती को छोड़कर कैश क्रॉप की खेती में जाएंगे, उनको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त कर दिए जाएंगे। और छठवीं और अंतिम बात, जितने भी लोग यहाँ पर रोजी रोजगार करना चाहते हैं, जो महिलाएं हैं, युवा हैं, उसको हम लोग भीख नहीं देना चाहते हैं। उसको ये कहते हैं कि आप कर्ज लीजिए, कर्ज पर आपको 10% 12% ब्याज नहीं लगेगा, 4% ब्याज लगेगा। 4% ब्याज पर आपको कर्ज मिल जाएगा, ताकि आप अपने घर में अपने पैर पर खड़े होइए, रोजी रोजगार कीजिए, ताकि आपको सरकारी नौकरियों का मुंह ना देखना पड़े, फैक्ट्री लगने का इंतजार ना करना पड़े। ये 6 चीज जन सुराज के आने के मैटर ऑफ डेज में कर दिया जाएगा। और एक अंतिम बात, जो 100 सबसे भ्रष्टतम नेता और अफसर हैं, उनकी सूची बना दी गई है। जैसे ही सरकार बनेगी स्पेशल कानून बनाया जाएगा, स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे और साल भर के अंदर न सिर्फ इन पर कार्रवाई होगी, इनके और इनके परिवार के पास जो बिहार से लूटा हुआ पैसा है उसको जब्त किया जाएगा, बिहार के खजाने में जमा किया जाएगा। और इस काम को अगर नहीं हुआ, एक महीने के अंदर अगर ये 7 काम नहीं हुआ, तो जन सुराज की सरकार इस्तीफा देकर 1 महीने के अंदर इस्तीफा देकर वापस हम लोग रोड पर आएंगे भी और इस्तीफा भी दे देंगे, चले जाएंगे। अगर 1 महीना में ये 7 काम नहीं किया तो इसमें 1 पैसा भी ऊपर नीचे हुआ इन 7 कामों में, बाकी जो स्ट्रक्चरल काम है, यहाँ कैसे विकास होगा, शिक्षा कैसे सुधरेगी, वो सारा ब्लूप्रिंट हम लोगों ने रखा है। लेकिन ये 7 चीज, इसको करने के लिए कुछ दिन से ज्यादा नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा है, जन सुराज की जब घोषणा पत्र आएगा उसमें लिखा होगा कि अगर 1 महीने मैक्सिमम 100 दिन के अंदर ये 7 काम नहीं हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो 100 दिन के बाद इस सरकार को इस्तीफा दे देना होगा। आप जो ये घोषणा पत्र का पहला घोषणा होगा। मैं आपके चैनल पे पहली बार कह रहा हूं, किसी को बहुत बड़ी बात है कि हम लोग 5 साल हम लोग रिप्ले करेंगे बिल्कुल 100 दिन के 100 दिन के अंदर अगर ये 7 काम आपको नहीं दिखेगा तो आप 5 साल मत इंतजार कीजिए, 2 साल इंतजार मत कीजिए, 100 दिन के अंदर इस सरकार को इस्तीफा दिलवा दीजिए। आप मान के बैठे हैं आप ही की सरकार आएगी? बिल्कुल, हमारी नहीं सरकार आएगी, जन सुराज की सरकार आ रही। तो आप ही की है। आप कह रहे हैं जन सुराज कहता है, प्रशांत किशोर कहता है, तो जन सुराज इज प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर इज जन सुराज? नहीं, ये देखिए भ्रम है लोगों का। किसी दौर में जब कांग्रेस बनी होगी तो उस समय मोतीलाल नेहरू ही आपको कांग्रेस दिखता होगा, कांग्रेस ही मोतीलाल नेहरू दिखते होंगे। फिर महात्मा गांधी आ गए तो गांधी ही आपको कांग्रेस दिखने लगे। फिर नेहरू का दौर आया, फिर सुभाष चंद्र बोस जी का दौर आया, फिर पटेल का दौर आया। आज प्रशांत किशोर आपको जनसुराज का एक बड़ा चेहरा दिख सकते हैं, लेकिन मैं रोज कैमरे पर कहता हूं कि जो व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि बिहार में सैकड़ों ऐसे लड़के हैं जिनकी काबिलियत, जिनकी समझ, जिनका जज्बा प्रशांत किशोर से बहुत बेहतर है। ये वो प्लेटफॉर्म है, मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ सालों में इसी प्लेटफॉर्म से वो बच्चे राजनीति भी करेंगे और प्रशांत किशोर से ज्यादा बेहतर काम भी करेंगे, हमसे ज्यादा नाम और समाज का विश्वास भी हासिल करेंगे। प्रशांत किशोर बिहार में मुख्यमंत्री बनकर यहाँ जीवन बिताने नहीं आए हैं। क्या करेंगे? ये बनेगा तो पूरे देश में जाएंगे। पूरे देश में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। यू आर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? नहीं,
अरे हम ये सब कुछ नहीं, हम ये व्यवस्था खड़ा करने आए हैं। आपने कम से कम 8-10 ऐसे नेताओं को पावर में एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर आप लेकर आए हैं। मदद करिए, मदद करिए, जिनके स्ट्रेटेजी जीतने में मदद लगाए, मदद करिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, डीएमके, वाईएसआर, कांग्रेस, कई लोगों को है जी। लेकिन लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टार्टअप दो हुए हैं, एक एके अरविंद केजरीवाल, अब पीके जनसुराज। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या फर्क है? देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल स्टार्टअप मानते हैं तो किसी दौर में टीएमसी भी पॉलिटिकल स्टार्टअप होगा, किसी दौर में एनटी रामाराव ने जब टीडीपी शुरू किया वो भी पॉलिटिकल स्टार्टअप। वो सब पॉलिटिशियन थे, ब्रेक अवे ग्रुप नहीं, थे। ऐसा नहीं। इस देश का पहला पॉलिटिकल स्टार्टअप, सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप एनटीआर का है, जिन्होंने 2 साल में मूवी स्टार से नेता बनकर इंदिरा जी को चुनौती दी और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य को जीत लिया सिर्फ 2 साल में। ये किसने कह दिया कि ये पहला पॉलिटिकल स्टार्टअप? देखिए, लोगों की मेमोरी बड़ा शॉर्ट है। इस देश का सबसे पहला सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप, इफ यू वांट टू यूज दैट वर्ड, जहां पर कि गैर राजनीतिक लोग आकर राजनीति में जिन्होंने दिशा और दशा बदल दी, वो एनटीआर रहे। पहली बार ये रथों का कॉन्सेप्ट एनटीआर ने शुरू किया, पहली बार यात्रा का कॉन्सेप्ट एनटीआर ने शुरू किया। और इंदिरा जी को उस समय आंध्र में उन्होंने बुरी तरह चुनौती नहीं दी, हरा दिया। दूसरे लोग तो बहुत आप आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, दिल्ली तो उसके सामने कुछ नहीं है। तो उस तरह से तो आप किसी को भी पॉलिटिकल स्टार्टअप मान सकते हैं। आप असम में प्रफुल्ल महंतो एजीपी, उसको भी पॉलिटिकल स्टार्टअप मान लीजिए। वो भी आंदोलन से शुरू हुआ, जेल में से जीत गए पूरा असम। आप उसको पॉलिटिकल स्टार्टअप क्यों नहीं मानते हैं? आपको अरविंद केजरीवाल ही क्यों दिखता है? आपको प्रशांत किशोर ही क्यों दिख रहे हैं? इसलिए कि मेमोरी अभी की है। लोगों को लगता है कि जैसे लोगों को लग रहा है कि मोदी जी और इनसे पहले भारत था ही नहीं, भारत में कुछ था ही नहीं, जैसे भाजपा वाले बताते हैं और आप लोग भी कभी कभी उसको ऐड करते हैं। अरे भाई, विकास और प्रयास, स्ट्रैटेजी तो आपने बनाई। विकास और प्रयास ये सतत प्रक्रिया है। हर दौर, हर काल खंड में लोग आए हैं, उन्होंने प्रयास किया है, उन्होंने विकास किया है, उन्होंने अपने तरह से कोशिश करी है। बिहार में पिछले 40-45 साल में ऐसा कुछ प्रयास नहीं हुआ, वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और हम लोग के प्रयास में क्या फर्क है? फंडामेंटल फर्क यह है कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जनसुराज को बनाने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया गया, पदयात्रा, ये समाज से निकली हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 10 लोग हैं, हमारे पास एक प्लान है, हम सुधार देंगे। जनसुराज ये कह रहा है कि भाई हम 10 लोग से कुछ नहीं होगा। जब तक समाज नहीं जगेगा, जब तक समाज अपने बच्चों के लिए वोट नहीं करेगा, तब तक एक प्रशांत किशोर को छोड़िए 10 प्रशांत किशोर आएंगे तो भी सुधार नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे पास एक कानून है, एक ऐसा कानून है जन लोकपाल का, ये बनाएंगे और इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। जनसुराज ये कह रहा है कि नहीं, विकास की दौड़ में हम और आप इतने पीछे छूट गए हैं कि अगर हम लोग सुधरना शुरू भी कर दें तो भी 10 बरस और कम से कम 10 बरस लगेगा ताकि बिहार वापस पटरी पर आ सके। तो फंडामेंटल फर्क है। जनसुराज गांधी के विचारों से बना हुआ है, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से प्रभावित है। आम आदमी पार्टी वो अपनी उनकी रेडिकल थिंकिंग रही है। हम लोग गांधी को मानते हैं, गांधी जी के जो रास्ते बताए हुए हैं जिसमें पेशेंस और परसिवरेंस दोनों का बड़ा महत्व है। गांधीइज्म जो है उसमें इन 2 बातों का बहुत बड़ा महत्व है और आम आदमी पार्टी में वही नहीं था। उनको पेशेंस नहीं थी, वो हर चीज एक दिन में चाहते थे, एक दिन में करना। सही या गलत उसका विवाद हो सकता है, लेकिन जनसुराज में लोग जो आए हैं, हम में पेशेंस हम लोगों में बहुत है। हम लोग कह रहे हैं भाई 10 बरस लगेगा, कोई बात नहीं है। भले 3 बरस में आप लोग कह रहे हैं कि बड़ी चर्चा चल रही है, हम तो रोज कह रहे हैं कि भाई हम लोग को 10 बरस भी अगर प्रयास करना पड़े, घबराना नहीं। यही बात गांधी सिखाते हैं। गांधी जब अफ्रीका से लौटकर आए, उनकी उम्र 44 साल थी। गांधी ने यह नहीं कहा कि अंग्रेजों को भारत से भगाओ। गांधी जी ने इस समाज को पहले कहा कि तुम अपने आप में वो क्षमता, वो कैरेक्टर, वो चरित्र बिल्ड करो ताकि तुम आजादी के महत्व को समझ सको। एक दौर वो था, एक दौर ये है। आपको लगता है कि 10 साल तक किसी का भी इंटरेस्ट, क्योंकि आजकल जो जमाना है वो गांधी जी के समय में नहीं था। बिल्कुल वही जमाना AI है, इंटरनेट है, दुनिया भर की डिस्ट्रैक्शंस है, इतना पेशेंस है लोगों में। नाविका जी, सत्य सत्य है,
मैंने एक स्लोगन कभी सुना था, हैव यू एवर हर्ड सिंप्लिसिटी इज आउट ऑफ फैशन। जो शाश्वत सत्य है, आप लोग तो सनातन और हिंदू की बात करते हैं, सूरज पूरब में उगता है, वो गांधी जी के भी समय लोग उगता करते हैं, आप था, नहीं राम करते जी हैं। के भी समय में उगता है, हमारे समय में भी नहीं, उग आप रहा कह रहे है। हैं आप लोग बात करते हैं सनातन की, आप नहीं करते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो फिर तो इसीलिए तो हर आपको चीज में बता रहे हैं। आप क्यों हैं, हम क्यों नहीं? आज भैया देश में सनातन की बात करने वाले लोग भी इस बात, आपने सनातन वाली पार्टी बीजेपी बना दी है, इसीलिए कह रहे हैं आप लोग, नहीं। और हम नहीं कह ये रहे। हम लोग नहीं कहते हैं, ये तो आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा सनातन। हम तो ये समझते हैं कि सनातन की समझ हम में से कई लोगों को बीजेपी की राजनीति करने फिर वालों से आपने आप बेहतर क्यों है। कहा? आपको और हम मैं कहना इसलिए चाहिए। कह रहा हूं कि सनातन में भी जो कहते हैं, जो शाश्वत सत्य है, वो गांधी जी के लिए भी सत्य था, उनके पहले विवेकानंद जी के लिए भी सत्य था, उससे पहले रामचंद्र जी के दौर में भी सत्य था, और आज भी सत्य होगा, वो बदलेगा नहीं। वो सत्य क्या है कि ईमानदारी से किया हुआ प्रयास कभी विफल नहीं होगा। अगर आप कर्म अच्छा करोगे तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। सत्य के रास्ते पर चलोगे तो आपके साथ अच्छा, आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा ही होगा। उन शाश्वत सत्यों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये टाइमलेस है। तो गांधी जी के समय में सत्य की अगर ताकत थी तो आज सत्य की ताकत कम नहीं हुई है, उतनी ही है। आज जो भी पार्लियामेंट में तो लोग फिर बैठे लोग जो कह रहे हैं, जिनका आप सत्य बता रहे हैं दुनिया को, आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट है, एम्बुलेंस खरीदे तो कितने महंगे खरीदे और इसमें स्कैम हो गया। ये तो बहुत आपने छोटी- ये तो जमीनें खरीदने की बात की। ये तो- लोग पूछ रहे हैं आपके पास पैसे कहां से आ रहे हैं 3 साल अभी बता से ये करने अभी बता रहे हैं। ये तो बहुत छोटी बात है, कौन भ्रष्ट है कौन चोर है। जो सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है कि बिहार के लोगों ने अपने नेताओं के लिए वोट किया, अपने दलों के लिए वोट किया, विचारधारा के लिए वोट किया, नेताओं के बच्चों के लिए वोट किया, जाति धर्म के लिए वोट किया, नाली गली के लिए वोट किया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट किया, सिलेंडर के लिए वोट किया, 5 किलो अनाज के लिए वोट किया। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा सत्य है कि बिहार के लोगों ने अपने बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं किया। यही सबसे बड़ा सत्य प्रशांत किशोर और धनसुराज पिछले 3 साल से गांव-गांव में बता रहे हैं। तो आप एक महीने में रोजगार कैसे दे देंगे सबको? बिल्कुल नहीं देंगे, कभी बोलते भी नहीं है। नहीं, आपने कहा है एक अलग मिनिस्ट्री होगी, वो सबको 50 लाख लोगों को रोजगार दे देगी। कैसे होगा? मैजिक है? सुना नहीं आपने, सुना नहीं। हमने कहा कि एक डिपार्टमेंट बनेगा जिसका सिर्फ काम यही होगा। जैसे अभी रोड बनाने के लिए डिपार्टमेंट है, स्कूल चलाने के लिए डिपार्टमेंट है, वैसे एक डिपार्टमेंट ये होगा जिसका सिर्फ काम ये है कि 50 लाख वो लोग जो बिहार से मजबूरी में बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, उनको वापस लाकर साल भर के अंदर यहाँ रोजगार दे दिया जाए। तो एक साल में 50 लाख नौकरियां, और उसके नौकरी नहीं, रोजगार, दोनों का फर्क है। रोजगार, झूठ नहीं बोलते, मतलब सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार। कैसे सर? मैं तेजस्वी यादव थोड़े ना हूं, मैं कांग्रेस नहीं हूं। बिहार में सरकारी नौकरी 78 साल में 26.5 लाख लोगों को मिली है। और अगर कोई कह रहा है मैं 10 लाख दे दूंगा, 20 लाख दे दूंगा, तो या तो मूर्ख है या सबको मूर्ख बना रहा है। हम लोग वो बात नहीं कह रहे। हमने कहा है 50 लाख लोगों को रोजगार, और कैसे रोजगार मिलेगा उसका 3 पॉइंट भी बताया है। पहला, हम लोगों ने कहा है कि 2.5 लाख करोड़ रुपया जो बिहार से पूंजी का पलायन हो रहा है बैंकों के जरिए, बिहार का पैसा जो बैंकों में यहां से बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, गुजरात में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, उस पैसे का पलायन रोका जाएगा। बैंकों को के साथ मिलकर काम किया जाएगा ताकि वो पैसा बैंक यहां से न भेजे, वो पैसा यहां के लोगों को मिले। तो पहला ये है सीडी रेशियो को, बिहार में जो सीडी रेशियो आज 40 है उसको बढ़ाकर 70 किया जाएगा, ताकि बिहार में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लोगों के पास रोजी रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, खेती के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए लोगों के पास उपलब्ध हो जाए। दूसरी बात कही गई, इससे क्या होगा? लोगों को रोजी रोजगार करने का अवसर मिलेगा। दूसरी बात क्या कही हम लोगों ने कि खेती को मनरेगा से जोड़ेंगे। इससे क्या होगा? जितने लोग हमारे बाहर जा रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, एग्रीकल्चर जो माइग्रेशन हो रहा है, उनको हम लोग कह रहे हैं कि भाई तुमको यहीं रोजगार मिल जाएगा। आज धान की खेती में 1 एकड़ में अगर 2 मजदूर लगता है, अगर वहां कल आप लहसुन की खेती करेंगे, वहां 6 मजदूर लगेगा, 8 मजदूर लगेगा, उसको यहाँ जॉब क्रिएट होगा। अब आप बोलिएगा पैसा कहां से आएगा? तो भाई मनरेगा में जो दिल्ली पैसा दे रही है, देना चाह रहे हैं दिल्ली सरकार, पिछले साल बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब 100 रुपया अगर केंद्र सरकार से हम लोग ला सकते थे, हम सिर्फ 40 रुपए लेकर आए। जो 40 लेकर आए उसमें भी लूटपाट कर लिया।
तो जैसे ही हम जो पैसा हमारा दिल्ली में है उसको अगर ले आए और अपने लोग जो मजदूरी यहाँ करना चाहते हैं, मैनुअल लेबर, सेमी स्किल लेबर का काम जो करना चाहते हैं, उनको देंगे, ये दूसरा लीवर है। और तीसरी बात जो मैंने कही, जिस पे आपने शायद उतना ध्यान नहीं दिया, कि बिहार में लोग कर्ज नहीं लेते हैं बिजनेस रोजगार के लिए। एक सामाजिक परेशानी है ये। यहाँ पर कर्ज लोग मुख्यतः 3 चीजों के लिए लेते हैं: घर बनाने के लिए, बेटी की शादी के लिए और बेटे को पढ़ाने के लिए। और कुछ जो गरीब लोग हैं इलाज के लिए पैसा कभी कर्ज लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको स्टडी जब कीजिएगा, हम लोगों ने जाके समाज में अध्ययन किया कि भाई लोग कर्ज क्यों नहीं लेना चाहते हैं, तो लोग यहाँ ब्याज से बहुत डरते हैं। मूलधन से ज्यादा ब्याज से डरता है। कह रहे भैया कर्ज लेंगे तो जीवन भर मेरा कर्ज चुकाते चुकाते बीत जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट गांव में इनफॉर्मल सेक्टर में इतना ज्यादा है, 5%, 6%, 10% पर मंथ, 10% प्रति मंथ लोग ब्याज दे रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे लोग लोन लेकर काम काज नहीं करना चाहते। उस परेशानी के लिए हम लोगों ने कहा कि आप लोन लीजिए, आपको कर्ज सिर्फ 4% ब्याज पर मिलेगा। इसका फायदा क्या होगा? 3.25 लाख करोड़ के बजट वाले बिहार में अगर मैं 6,000 करोड़ का प्रावधान हम लोग कर दें तो 1 लाख करोड़ रुपया कर्ज लोगों को मिल जाएगा। लोग 4% ब्याज खुद से देंगे, 6% सरकार देगी और 1 लाख करोड़ रुपया लोगों के हाथ में मिल जाएगा। अब इन तीनों चीजों को हम लोगों ने एक साथ किया और सिमुलेशन मॉडल रन किए कि अगर ये तीनों चीज कर दिया जाए, बिहार में 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पूंजी उपलब्ध हो जाए, मनरेगा के तहत खेती में मजदूर उपलब्ध करा दिए जाए और 4% पर यहाँ के युवाओं महिलाओं को लोन मिलने लगे, तो इसका असर क्या होगा? वो अगर आप इकोनोमेट्रिक्स या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से पूछेंगे तो आपको बताएंगे, अगर ये तीनों को इसका सिमुलेशन रन किया गया तो पता चला कि इसमें 40 से 50 लाख लोगों को नौकरी रोजगार, इससे फायदा हो सकता है। तो जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल जांच परख के, सोच समझ के, इससे ज्यादा भी बोल सकते थे। इतना ही क्यों बोल रहे हैं? यही बोलते हैं क्योंकि ये किया जा सकता है। जनधन अकाउंट्स मोदी जी ने खुलवाए, तो थैंक यू थोड़ा बोलेंगे उनको? नहीं, तभी ये पूरा स्ट्रक्चर बन सकता है कि लोग 4% पर मैं ब्याज आपको एक चीज बताऊं, मतलब अगर नेहरू जी ने IIT नहीं बनाए होते तो आज बिहार में इंजीनियर नहीं होते। तो उस हिसाब से नेहरू जी का भी धन्यवाद होना चाहिए। अगर भाखड़ा नांगल डैम नहीं बना होता तो आज भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात नहीं होती। मैंने आपको कहा जिस दौर में जो लोग रहे उन्होंने अच्छा भी किया और खराब भी किया होगा। वो कुछ मोदी जी ने अच्छा किया है तभी तो लोगों ने उनको जिताया है। और मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ी ना किया है। कोई भी जो जीत कर गया है वो एहसान थोड़ी ना कर रहा है। आपको जिताकर जनता ने ये काम करने के लिए तो किया है। अगर जनधन के लिए आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं तो डिमोनेटाइजेशन के लिए उनको शिकायत भी कीजिए। अब तुरंत आप पलट के भागिएगा। डिमोनेटाइजेशन पर उनकी शिकायत भी कर लीजिए। मैं भागने वाली पत्रकार? आपने कहा ये बात, 35 साल से तो आप अब बताइए, बात हो रही है बिहार की, आप जनधन के लिए मोदी जी का धन्यवाद कराना चाहते हैं? अरे भाई, जनधन में मोदी जी का क्या है भाई? मोदी जी ने तो पूरे देखिए, मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है 15 साल में। ये बिहार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं और गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं। हम लोग एक बिहार में सीरीज चलाते हैं, देख लीजिएगा सोशल मीडिया की, जिसकी आपने बात की, मोदी इन गुजरात, मोदी इन बिहार। मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो भाषण में कहते हैं गिफ्ट सिटी की बात, कच्छ में सौर ऊर्जा के सेंटर की बात, इन्वेस्टमेंट समिट की बात, 75 साल के बाद गुजरात कैसा दिखेगा, कल्चर से एग्रीकल्चर तक गुजरात कैसे विश्व में सबसे आगे होगा। ये बात मोदी जी करते हैं गुजरात में, अच्छी बात है। गुजरात में वो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। वही मोदी जी बिहार में आए। बिहार में क्या कहा? सहरसा से सभी श्रमिक परिवार को सौराष्ट्र महाराष्ट्र जाने के लिए एक नई वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं। सुरेश प्रभु जी ने एक नई घोषणा की है कि अब सामान्य रेलवे के ट्रेनों में 2 अनारक्षित डब्बे रहेंगे, जिसमें बिहार के लोग लास्ट में भी लटक कर चले जाएंगे। ये मोदी जी के शब्द हैं। काराकाट में कहा कुशवाहा मेरा परिवार, कुर्मी मेरा परिवार, मुसहर मेरा परिवार। तो हम लोग ये कह रहे हैं भैया प्रधानमंत्री, सुनिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए, हम मोदी जी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, खाली बता रहे हैं कि मोदी जी गुजरात में बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, पढ़ाई की, तरक्की की, और बिहार में बात कर रहे हैं जात का, 5 किलो अनाज का, ट्रेन का। तो मैं बिहार के अपने लोगों को कहता हूं कि मेरे भाई, मोदी तो एक ही है। वहां पर जो बात कर रहे हैं और यहां बात कर रहे हैं, फर्क इसलिए है
कि गुजरात का आदमी विकास मांग रहा है और बिहार का आदमी 5 किलो अनाज मांग रहा है। वो अपने लिए बुलेट ट्रेन मांग रहा है और तुम अपने लिए पैसेंजर ट्रेन मांग रहे हो। वो अपने लिए गिफ्ट सिटी मांग रहा है, तुम अपने लिए 5 किलो अनाज के पर वोट बेचे जा रहे हो। सामाजिक प्रॉब्लम है। सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है तो इसके लिए मोदी भी तो जिम्मेवार है। क्या गुजरात में जाति नहीं है? आप मोदी जी का भाषण सुनाइए जहां वो जाकर कह रहे हो पटेल मेरा परिवार, क्षत्रिय मेरा परिवार, कोड़ी मेरा परिवार, या कभी जाकर उन्होंने कहा गुजरात में? बिहार में आकर कहते हैं क्योंकि उनको मालूम है बिहार के। तो बिहार में सिर्फ लालू नहीं दोषी है, सिर्फ नीतीश नहीं दोषी है, ये तो दोषी हैं क्योंकि ये फेस हैं। लेकिन ये दोषी लालू तो अब लड़ भी नहीं रहे चुनाव। सुनिए आप बार बार लालू क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि लालू यहाँ के बहुत बड़े राजनीतिक फिनोमेना है, आज भी हैं। आज भी हैं। आज भी। और तेजस्वी जी कुछ नहीं है, लालू जी के लड़के हैं, लालू जी के लड़के हैं। जिस दौर में आप एडवाइजर टू नीतीश कुमार थे तो तेजस्वी जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। नहीं, आप ये कई लोगों को भ्रम है। हमने मदद नीतीश कुमार की नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने में कंधा लगाया और उस कैंपेन में लालू जी का कहीं एक पोस्टर भी नहीं लगा था। तेजस्वी यादव तो थे ही नहीं। तेजस्वी यादव तो पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे, वो भी उनके पिताजी लड़ रहे थे। 2015 के चुनाव में मुझे कोई तेजस्वी यादव का बयान दिखा दीजिए, कोई एक फोटो दिखा दीजिए, उनकी क्या भूमिका है? और उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद जब हम नहीं तो है एक आपने कंधा दिया, दूसरी तरफ से जो कंधा है उसकी तरफ देखा किसकी नहीं। कंधा? जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उनका कुछ नहीं, चुनाव जीतने में उनका कुछ नहीं। चुनाव जब जीत गए उसके बाद तो मैं सरकार में था नहीं। उनकी डिप्टी सीएम बने, मिलते नहीं थे। नहीं, कभी मिला ही नहीं। क्या मुझे मिलने क्या जरूरत है? मैं लालू जी से मिलूंगा ना, तेजस्वी यादव से क्यों मिलूंगा? आप इतने फोटो सोशल मीडिया पर है, देख लीजिए। मेरे और लालू यादव के आपको फोटो दिखेंगे, तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो आपको दिखेगा। बच्चा मानते हैं आप? नहीं, सुनिए ना, तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो दिखेगा, मैं, नीतीश जी और लालू यादव बैठे हुए हैं। लालू जी मेरे सर पे टीका लगा रहे, तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए, हम बगल में एक बार चूंकि बैठे हुए तो कर्टसी में उनसे हाथ मिला लिया। यही आपको दिखेगा। आप दिखा दीजिए 15 में कोई मुझे और तेजस्वी के साथ। मैसेज क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर बिहार में लालू यादव राजनीतिक ताकत है, वो राजनीतिक फिनोमेना है। तेजस्वी यादव कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो भीड़ उनके पूरे रैलीज में आ रही है, उनकी यात्रा चल रही है, ये देखिए ऐसा है कि आपके पिताजी का दुकान है जिसमें बड़ी बिक्री हो रही है, तो पिताजी नहीं रहेंगे, बेटा भी बैठेगा तो ग्राहक तो आएगा ही वहां पर। जो पहले से आ रहा था वो आएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको एहसास हो जाएगा कि ना, वो बाबूजी वाला बात इस लड़के में नहीं है, तो ग्राहक कम होने लगेंगे। तो बाबूजी वाला बात तो 15 साल से नहीं है ना। बाबूजी तो नहीं ना, अभी तो लालू जी चलाते हैं। लालू जी चला, बिल्कुल चलाते हैं। किसी से आके बिहार में किसी पत्रकार से पूछ लीजिए कि मतलब दरबार लालू जी का अभी लगता है कि नहीं लगता है। लोग लालू जी से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? लालू जी अगर न रहे तो कौन पूछने वाला है? लोग कहते हैं कि आपकी देन है ये, जब आप स्ट्रेटेजिस्ट थे और अब जब आप एक पॉलिटिकल आउटफिट, पूरा पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, ये जो फ्रीबीज का कल्चर है ये आपकी देन है। नहीं, वो लोग मुझे बहुत बड़ा बताते हैं। भाई हम लोग की इतनी औकात नहीं है। हम लोगों ने उसको ये किया है, हमारे दौर में जो कैंपेन चले हैं कि मैंने उसको थोड़ा एकदम पॉइंटेड कर दिया है कि अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो सिर्फ घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए, उसको स्ट्रेट बताओ। नेता जिम्मेवारी ले कि भाई ये नीतीश के साथ निश्चय हैं कि 7 चीज तो नीतीश कुमार को व्यक्तिगत जिम्मेवार मैंने बना दिया, ये जगन के 9 पॉइंट हैं। इस तरह का कैंपेन, लेकिन ये पहले से होता है। फ्रीबीज को यहाँ मतलब गरीबी हटाओ का नारा हमने तो थोड़ी आप दिया जो था। कह रहे हैं कि आप पेंशन बढ़ा देंगे, 2000 रुपए कर देंगे, 1 करोड़ लगभग 60 से ऊपर 1.25 करोड़ लोग हैं। 1.25 करोड़ इंटू 2000, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? नंबर अभी 1 बता रहा हूँ। और प्राइवेट स्कूल में बच्चों को आप जो फीस पे करेंगे, अभी बता रहे हैं कहाँ से आएंगे अभी ये बता पैसे? रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने ठीक सवाल किया, क्योंकि ये सवाल पूछा जाना चाहिए लोगों से कि जो आप वादा कर रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा। अभी बिहार सरकार 20 साल से इन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 400 रुपये पेंशन देती थी। अभी हम लोग के दबाव से या समाज में जो चर्चा शुरू हुई है, इसको बढ़ाकर 1100 किया गया है। 1100 से अगर बढ़ाकर इसको 2000 किया जाए तो 900 रुपया और बढ़ेगा, तो करीब करीब 6000 करोड़ रुपया हमको एक्स्ट्रा और लाना पड़ेगा इसके लिए, 6 से 7000 करोड़। तो 3.25 लाख करोड़ के बजट से 6000 करोड़ रुपया निकालना वो असंभव राशि नहीं है। थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन ये राशि निकाला जा सकता है। दूसरी बात, आपने कहा कि बच्चों को प्राइवेट में पढ़ने का पैसा कहाँ से दीजिएगा। अभी बिहार का शिक्षा बजट है 77,000 करोड़, 77,000 करोड़।
ऐसा नहीं कि बिहार में शिक्षा पर खर्च नहीं हो रहा है, इसका हमने पूरा अध्ययन कराया। बिहार में प्रति छात्र, स्कूली छात्र पर बिहार सरकार 864 रुपया पिछले साल खर्च करा है। बिहार सरकार ने 864 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ। और बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में जो अच्छे स्कूल हैं उनमें औसत फीस कितना है? 400, 500, 600 रुपया। अगर सरकार रेगुलेटेड तौर पर उनसे बात करे तो शायद वो 400 से कम पर भी वो काम बन सकता है। तो ये जो लोगों का भ्रम है कि सरकारी विद्यालय फ्री है, फ्री नहीं है भाई, उस पर 77,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। पूरे दुनिया के कई देशों में ये व्यवस्था है। जब आपका बच्चा होता है, सरकार आपको ऑप्शन देती है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे कि सरकारी में। प्राइवेट में पढ़ेंगे आपको वाउचर मिलता है, और सरकारी में पढ़ेंगे तो आप सरकारी में जाके पढ़िए, क्योंकि खर्च सरकार का तो दोनों में है। सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए। और दुनिया का रिसर्च ये भी बताता, कई लोगों ने कहा कि सब तो प्राइवेट में नाम लिखा लेगा, बिल्कुल नहीं। दुनिया का रिसर्च ये बताता है कि अगर प्राइवेट और पब्लिक दोनों सुविधा उपलब्ध हो तो ज्यादातर लोग पब्लिक सुविधा लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहती हैं, आपके हाथ में चोट लग गई, कोई आपको बताए कि एम्स के ऑर्थोपेडिक सर्जन से आपका ऑपरेशन होना है और अपोलो में होना है। आप अपोलो में जाइएगा तो सरकार पैसा भरेगी, आपका चैनल पैसा भरेगा, और एम्स में अगर होगा तो फ्री होगा। आप कहेंगे कि अगर एम्स में मिल रहा है तो एम्स में ही कराइए, क्योंकि आपका भरोसा वहां ज्यादा है। अगर आपको आपके बच्चे को कोई बोले कि दिल्ली आईआईटी में एडमिशन हो रहा है, वो आपको उसका फीस भरना पड़ेगा। अगर नहीं कीजिएगा, रमैया में पढ़ाइएगा, उसमें आपको सरकार पैसा देगी। आप क्या कहिएगा? भाई हमको फीस नहीं चाहिए, हमको दिल्ली आईआईटी में एडमिशन चाहिए। अगर सरकारी विद्यालय अच्छे बना दिए जाएं तो ये दुनिया का रिसर्च है, प्रशांत किशोर की बात नहीं है। लोग पब्लिक स्कूल में जाना चाहते हैं, पब्लिक सुविधाओं का अवेल करना चाहते हैं। तो जो हम लोगों ने स्टडी किया कि अगर ये बिहार में हर व्यक्ति को सुविधा दे दी जाए कि आप प्राइवेट स्कूल में भी जा सकते हैं, तो 1/3 बच्चे, 1/3 परिवार शायद प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए ऑप्ट करेंगे। और उसके लिए जो 15 से 20,000 करोड़ रुपए खर्च होगा वो अभी के 77,000 से काट कर दिया जाएगा। वो ज्यादा पैसा नहीं है, वो ज्यादा पैसा नहीं है। तो ये सब है, इसका अरेंजमेंट है, सोच के किया है हम लोग। देखिए, कांग्रेस ने कहा कि हम माई बहन योजना में 2,500 रुपया सबको दे देंगे। अब मैं आपके कैमरे पर कह रहा हूं, राहुल गांधी आपसे मिले ना मिले, पिछले कई हफ्तों महीनों से मैं कह रहा हूं कि आप पी चिदम्बरम जी देश के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो कुछ भी कह सकते हैं। इनको कैलकुलेटर दे दीजिएगा तो ये गणना भी नहीं कर सकते हैं कि 2,500 रुपया देने के लिए कितना रुपया चाहिए। हम कम नहीं आंक रहे आप उन्हें। अरे कम नहीं आंक रहे, आप कैमरे पे कह रहे हैं, आप उनको दे दीजिएगा, कैलकुलेटर लेके जाइए। आप बोलिए कि बिहार में जितनी महिलाएं हैं गुने 2,500 रुपए गुने 12 रुपए 12 महीना, कैलकुलेटर पर कैमरे पर जोड़ के दिखा दे, मान लूंगा। अभी चैलेंज कर रहा हूं, अगर वो कैलकुलेटर पर गणना कर दे। कभी आप उनके कैलकुलेटर वाली बात करते हैं, कभी कहते हैं कि वो डांस भी ठीक नहीं करते। व्हाई यू गेटिंग? अरे भाई, मैं आपको मैंने क्यों कहा कि जिस आदमी को ये समझ ही नहीं है कि कितना रुपए लगेगा तो कुछ भी कह सकता है। लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, चिदम्बरम जी को मैं समझता हूं कि उनको इन बातों की खूब समझ है। अगर पी चिदम्बरम कैमरे पर यह कह दें कि बिहार में यह संभव है कि हर महिला को, मतलब 6 करोड़ महिला को 2,500 रुपए, और 6 करोड़ महिला में 18 से कम वाली महिला को हटा दीजिए, 4.5 करोड़ महिला को 2,500 रुपया हर महीने दिया जा सकता है। कैसे दिया जाएगा? अगर पी चिदम्बरम कैमरे पर समझा दे, मैं मान लूंगा और उनका समर्थन करूंगा, उनके माई बहन योजना का समर्थन करूंगा। वो कैमरे पर एक्सप्लेन कर दें। ये इतने झूठे लोग हैं। यहां बताइए, राहुल गांधी आकर कह रहे हैं कि हम 2,500 रुपये दे देंगे। मेरे भाई कैसे दे दोगे? बिहार जैसे गरीब राज्य में जहां सैलरी देने का पैसा नहीं है, तुम कह रहे हो 2,500 रुपये हर महिला को दे देंगे। दे देंगे तो एक्सप्लेन करो। अगर ये संभव है तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां की महिला को क्यों नहीं दे रहे हो? तेलंगाना में आपकी सरकार है, वो तो दोनों बिहार से ज्यादा रिच राज्य है, वहां पर क्यों नहीं दे रहे हो? इसलिए मैंने कहा तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं ये विषय नहीं है, क्योंकि समाज उसको सीरियसली नहीं लेता है। कहता भाई कुछ कह सकता है ये सब तो। लेकिन जब राहुल गांधी आकर इसको मिसलीड कर रहे हैं कि हम 2,500 रुपया दे सकते हैं, तो कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसमें इकोनॉमी और देश की फिनांस को समझने वाले लोग हैं, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए आकर कि बिहार में हर महिला को कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन कैसे 2,500 रुपया देगी, ये बता दीजिए। और आप ये पूछिए तो एनडीए सरकार तो अब दे रही है, 10,000 रुपए महिलाओं को दे रही है। नहीं दे रही, किसने? मुख्यमंत्री अरे भाई, किसने ये कहा? देखिए, बिहार में 6 करोड़ महिलाएं, 6.5 करोड़ टू बी प्रिसाइज।
कल जो पैसा दिया गया है वो 75 लाख महिला को दिया गया है। 10,000 की एक किस्त दी गई है। जिनको 2 लाख रुपए देने का वादा नीतीश कुमार ने विधानसभा में नवंबर 21, 2022 को विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। नवंबर 2022 से अभी 2.5 बरस हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। जनसुराज ने यह अभियान चलाया, 1 करोड़ लोगों से सिग्नेचर कराया और अभी 2 लाख में से 10,000 रुपया सबको नहीं 75 लाख महिलाओं को दिया। ये भी आप ही की वजह सुनिए, मेरी वजह से नहीं, सुन तो लीजिए। तो आप लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आप बताइए, आपका मैं 2 लाख रुपया ले लूं और 2 बरस के बाद उसमें से 10,000 रुपया वापस कर दूं, तो ये मास्टर स्ट्रोक है और की नुकसान है। मैं तो हर सभा में कह रहा हूं लोगों से कि भाई चुनाव आएगा, नेता पैसा देने आएगा, 1,000, 2,000, 5,000 जो पैसा दे ले लो, लेकिन लेने के बाद याद रखना, अगर अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनाना है तो एक बार 2, 4, 5,000, 10,000 रुपया के लिए नहीं, जात धर्म के लिए नहीं, इस बार वोट लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर के लिए नहीं, इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, ताकि आपके बच्चे छठ के बाद मजदूरी करने बाहर न जाएं। ये 10,000 रुपया छठ के बाद खत्म हो जाएगा, आपके बच्चों को बिहार में रोजगार मिलेगा, उससे आपकी गरीबी कम होगी। आप जैसे कह रहे हैं जैसे बिहार में कुछ हुआ नहीं। 2005 से 2025 के बीच में पहले प्रति व्यक्ति की आय थी 8,000 रुपए, अब 67,000 रुपीज है। 2005 में मोटा मोटी में ये फिगर्स निकाल के बिल्कुल उसका जवाब देंगे। 2005 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली थी 75 यूनिट्स, अब है 375 यूनिट। ग्रामीण सड़कें 8,000 किलोमीटर थी, अब 1.25 लाख किलोमीटर है। एक्सप्रेस वे पहले कोई नहीं था 2005 में, अब 5 एक्सप्रेस वे निर्माण हो रहे हैं। मैं बता रहा हूं, आपने कहा प्रति व्यक्ति आय बढ़ के हो गया 66,000। 1900 आप 2005 से तुलना कर रही हैं, हम 2090 से गिनवा देते हैं आपको। 90 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार देश में। 2005 में जो आपने आंकड़े बताए, उस आंकड़े के हिसाब से देश में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे निचले पायदान पर था बिहार। और आज 66,000 जो आप बता रहे 67,000, अगर उस प्रति व्यक्ति आय को भी लीजिएगा तो भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। अब आप अपने आंकड़े में जरा ये बता दीजिए कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार से नीचे कौन राज्य है, बता दीजिए भाई। बिहार 1990 में भी सबसे गरीब और पिछड़ा था, 2005 में भी सबसे गरीब और पिछड़ा था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। दूसरी बात पर आ जाइए, आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ गया। बिहार की आबादी है 13 करोड़, आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली की आबादी करीब है 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ दिल्ली के लोग बिहार से करीब करीब 1.5 गुना बिजली कंज्यूम करते हैं। 1.5 करोड़, और दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं है, ध्यान रखिए। सीट ऑफ गवर्नमेंट, एक मिनट रुक जाइए, सीट ऑफ गवर्नमेंट है। हाँ, सीट ऑफ गवर्नमेंट। मैं दूसरी सारे केंद्रीय ना सुन तो लीजिए मेरी बात। कोई ये कहेगा इंडस्ट्री में खपत होती है, ये खपत प्राइवेट कंजम्पशन है, ये बिजनेस फैक्ट्रियों का कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि एनसीआर रीजन में फैक्ट्री नहीं लग सकती है। तो दिल्ली का जो कंजम्पशन है पर कैपिटा, दिल्ली में प्रति व्यक्ति आए 2 लाख 2.5 लाख, बिहार में 60,000। तभी तो दिल्ली में लोग बैठ के बिहारियों को गाली दे रहे हैं। दिल्ली में प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बिहार से 10 गुना ज्यादा। 13 करोड़ लोग मिलकर उतना बिजली नहीं कंज्यूम कर रहे हैं जितना कि दिल्ली के 1.5 करोड़ जनता कर रही है। आपने कहा ग्रामीण सड़कों की बात, एक्सप्रेसवे की बात। मेरे भाई, अगर आप अहमदाबाद को, गुजरात को बंगाल से जोड़िएगा तो वो सड़क बिहार होकर जाएगी कि नहीं जाएगी? आप कोई बिहार पे एहसान कर रहे हैं? मतलब बिहार में वो मतलब हवाई यात्रा नहीं ना कराइएगा। ये बिहार के लिए कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना है। एक्सप्रेसवे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना, तो वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो बिहार के जिन हिस्सों से पास हुआ वहां नेशनल हाईवे सुधरा। जब गोल्डन क्वाड्रेंटल बना, बिहार में NH2 था, जो जीटी रोड जिसको कहते हैं, वो उसका चौड़ीकरण हुआ, उसको बिहार को लाभ मिला। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस को यहां से लोग कनेक्ट कर रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बिहार स्पेसिफिक घटना क्या है? बाढ़। क्या बाढ़? सुनिए, क्या बाढ़ की समस्या बिहार की सुधरी? 1990 में भी 50% बिहार बाढ़ से प्रभावित था, 2005 में भी था और आज भी है। 1/3 बिहार के जमीन में आज भी सिंगल क्रॉप लैंड है, क्योंकि यहां पानी एक बार लग जाता है वो पानी निकलता नहीं है। उसमें 1 इंच की कमी नहीं आई है, 1 धूर जमीन कम नहीं हुआ।
यहां पर बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 11 साल में एश्योर्ड इरिगेशन की जमीन 11% पिछले 10 साल में 11% से कम हो गई है। ध्यान रखिए, सिंचाई की सुविधा बिहार में कम हो गई। पहले अगर 100 बीघे में नहर से या ट्यूबवेल से सिंचाई की सुविधा थी, वो अब 88 घट के 88 रह गया है। और आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। भैया, ये तो ऐसे होगा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि जब हम मुख्यमंत्री बने तो बिहार का बजट 40,000 करोड़ था, अब 3 लाख करोड़ है। अरे भाई, तब जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार देश का बजट था 8 लाख करोड़, अब हो गया 45 लाख करोड़। वो तो नॉर्मल इन्फ्लेशन। जो कुछ बिहार में हुआ वो बिहार पे एहसान नहीं है, जो कुछ आप करेंगे वो नई सुबह होगी। जो ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, एक बार भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि आपने तमाम लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लेकिन जब लोग पूछते हैं कि आपके संसाधन कहां आ रहे हैं, तो आप कहते हैं सरस्वती, मां सरस्वती के साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आता है, तो बाकियों का नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। आप मान लीजिए पत्रकार हैं, आप दिल्ली में 5 करोड़ का घर खरीदिएगा, कहां से खरीदिएगा? आप सरस्वती की कृपा है, आप पत्रकारिता करती हैं, आपको सैलरी मिलती है, उस पर आप टैक्स भरते हैं और उससे घर खरीदते हैं। तो प्रशांत किशोर भी जो काम करते हैं, पर मैं पॉलिटिकल आउटफिट नहीं चला सकती। सुन तो लीजिए मेरी बात, संभव है। दिल्ली में बहुत इतने लोग हैं जो चाहे तो पॉलिटिकल आउटफिट चला सकते हैं। आप अपनी सैलरी से नहीं चला सकते, मैं ये कहना, मैं बता रहा हूं, मैं सैलरी थोड़ी कमाता हूं। मैं जब कह रहा हूं मुझे पैसा, सरस्वती की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जिसको सलाह देते हैं, जिसको आप कंसल्टिंग कह लीजिए, वो पैसा हमको मिलता है, उस पर बाजाब्ता जीएसटी भरते हैं, टैक्स भरते हैं और उस पैसे से चला रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? इतना बड़ा आउटफिट चल सकता है 3 साल, और इससे एक पॉलिटिकल आउटफिट के इससे ज्यादा चल सकता है। आप कैसे जानते हैं कि मैं कितना पैसा टैक्स भरता हूं? आपको ये कैसे पता है कि मैं कितना पैसा टैक्स भरता हूं? नहीं, मैं तो नहीं जानती, लेकिन सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप उनको जवाब दे रहा हूं ना। मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं, प्रशांत किशोर कोई बिजनेस नहीं करते हैं, हम कोई ठेकेदारी नहीं करते हैं, कोई बालू शराब माफिया काम नहीं करते हैं। इस पूरे देश में कोई अफसर अगर आपको ये बता दे कभी प्रशांत किशोर ने उसको ट्रांसफर पोस्टिंग काम के लिए किसी के कराने के लिए फोन किया हो, तो पैसा आता कहां से है? पैसा 2 तरीके से आता है। जो मैं लोगों को सलाह देता हूं, अब पहले मैं पैसा नहीं लेता था, लेकिन जब मैंने बिहार का अभियान शुरू किया तो मैंने कहा भाई अब सलाह दूंगा, पैसे लूंगा, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। पैसे क्यों चाहिए? मुझे अपने लिए नहीं। जो मेरी फीस है, वो फीस आप जनसुराज को डोनेट कर दो, और उस डोनेशन पर भी जीएसटी लगता है, उस डोनेशन पर इनकम टैक्स भरते हैं, तब जो पैसा बच जाता है। पॉलिटिकल पार्टी का तो कोई इनकम टैक्स नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे ना, वो मुझे दे रहे हैं। तो जो पैसा अगर आपको, मैंने टाइम्स नाउ को हमने एडवाइस किया, टाइम्स नाउ ने मुझे 100 करोड़ रुपए दिया, 100 करोड़ पर मुझे बजाब्ता मैंने जीएसटी भरा 18%, उसके बाद उस पर टैक्स भरा। जो पैसा बच गया उस पैसे को मैंने डोनेट किया है जनसुराज पार्टी में। यहां पर लोग राजनीति करके पैसा लूटते हैं, हम अपना 3 साल की अपनी कमाई हमने पूरा डोनेट कर दिया जनसुराज को, और यह कहा है कि 10 वर्ष तक बिहार को सुधारने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब करेंगे। और जो लोग भी मेरे से सलाह मांग रहे हैं, पहली बार मैंने 3 वर्ष में यह किया कि अगर किसी कॉर्पोरेट को भी सुझाव चाहिए, उसको भी मैं कह रहा हूं पैसा दोगे, कॉर्पोरेट्स को भी सुझाव देते हैं, दे रहे हैं, अब दे रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं, अपनी सर्विसेज को बेच रहे हैं, ताकि जनसुराज को पैसे की कमी ना हो। मुख्यमंत्री बनेंगे तो नहीं कर पाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बने वो बात नहीं है, लोग हमारी बात कर रहे हैं ना पैसे की। हमने अपने आप को बेच दिया 3 साल। जिसने भी आकर कहा कि भैया मेरा ये प्रोडक्ट लॉन्च है, 2 दिन का समय दीजिए, मैंने भाई पैसा डोनेट करो, और वो पैसा डोनेट कहां करो, मेरे अकाउंट में किया, उस पर जीएसटी भरा है। आप मेरा जीएसटी का फाइलिंग अभी जारी कर रहे हैं, अभी 1 घंटा में लोग देखेंगे कि कितना पैसा मैंने जीएसटी भरा है। जीएसटी भरा, टैक्स भरा, उसके बाद जो पैसा बच गया आप जारी कर रहे हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, अभी जारी करेंगे, आज ये जारी करने वाले हैं, ताकि तो आप जैसे 100 करोड़ का जवाब है। 100 करोड़ का नहीं, 3 साल में अपने आप को, अपनी सर्विसेज को बेचकर जितना पैसा मैंने इकट्ठा किया है वो मैं अभी आज जारी करूंगा। इसलिए कर रहा हूं, मैं अभी तक क्यों नहीं कहता था, क्योंकि फिर वही सनातन की बात, लोग कहते हैं कि आप किसी को दान देते हैं तो उसको बोलना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं बोलते हैं। मैं उसको वेगली बोलता हूं कि भाई जो हम लोग काम करते हैं सरस्वती की कृपा से उस पैसे, उससे पार्टी चलाते हैं। जनसुराज में जो पैसा आया है पिछले 3 वर्ष में, 2/3 से ज्यादा पैसा मैंने अपना टैक्स पेड पैसा मैंने डोनेट किया है, और आज उसको जारी भी कर रहा हूं, आपके चैनल वाले देखेंगे भी। जिस पर जीएसटी भरा, जिस पर इनकम टैक्स भरा, जो पैसा बच गया अपना खर्चा काट के सारा पैसा जनसुराज को डोनेट कर दिया, किसी दूसरे से मांगने से पहले।
मैंने ये कहा है कि 10 वर्ष तक जो भी कमाऊंगा वो सारा पैसा जनसुराज को डोनेट कर दूंगा। ये चोर भ्रष्टाचारी हमसे बात करेंगे। और बिहार की चौधरी के बारे में आप एक वर्ड बताइए। अशोक चौधरी के बारे में क्या कहेंगे? जनता को ये मालूम है, इसलिए देखिए कैसे थर थर कांप रहे हैं ये लोग। कौन? जितने ये चोर बदमाश हैं बिहार को, जिन लोगों ने लूटा है। नाम? अरे नाम रोज बता रहे हैं। यहाँ भाजपा का अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, कॉलेज कब्जा किए हैं, मर्डर का इल्जाम है, सैकड़ों जमीन खरीदी है। यहां पर दूसरे भाई साहब हैं अशोक चौधरी, यहाँ के मंत्री हैं, सबसे भ्रष्टतम मंत्री हैं। मैंने बोला है 200 करोड़ का संपत्ति का पेपर जारी किया है, 50 और उन्होंने 100 करोड़ का दावा नहीं ठोका है। दावा ठोकना क्या होता है? वो तो वकील ने उनका नोटिस भेजा है, और वो भी नोटिस से आप डरते नहीं है? क्यों डरेंगे? तो अपने आप नोटिस लेके भाग जाएंगे। उनकी हिम्मत भी नहीं, नोटिस देंगे उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर कोर्ट में मूव करें। नोटिस का हमने जवाब दे दिया, हमारे वकील ने दे दिया। अब हिम्मत तो चलिए कोर्ट में। सम्राट चौधरी बताइए, इस देश में मैं कैमरे पर कह रहा हूं कि इससे ज्यादा आपराधिक चरित्र का आदमी इस पूरे देश में इतने बड़े पद पर नहीं है। इस व्यक्ति पर सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या, सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या का आरोप है। आरोप नहीं है, ये आदमी उसके अभियुक्त हैं। कोर्ट ने इनको बरी नहीं किया, कोई राहत नहीं दी, ये जेल में रहे। 1995 में 7 लोगों की हत्या, और हत्या किसकी हुई है? यहां बिहार में जात की राजनीति करते हैं। सारे जो मरने वाले लोग हैं वो सब कुशवाहा समाज के लोग हैं, जिस समाज की राजनीति करते हैं। 7 लोगों की हत्या के आरोप में भाई साहब जेल में रहे, और जेल से निकले कैसे? फर्जी अपना सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं, नाबालिग हूं, और उस निकल गए। और उसको अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिस्क्लोज नहीं किए हैं। इलेक्शन कमीशन कहां है? इस देश का तंत्र कहां है? भाजपा कहां है? ये लोग चाल चरित्र चेहरा की बात कर रहे हैं। चैलेंज भी नहीं किया। चैलेंज कैसे करेगा? वो अनकंटेस्टेड जीता है। अनकंटेस्टेड कोर्ट तो आप जा ही सकते हैं। अगर किसी ने डिस्क्लोजर नहीं किया। अब जाएंगे, 5 साल तो रह चुके हैं। आज जा रहे हैं, अब जानकारी हुई, अब जा रहे हैं। अब जा रहे हैं। बिल्कुल मैं जाऊंगा, जनसुराज जाएगा। आप बताइए, 7, आप सम्राट चौधरी से पूछिए कि 7 लोगों की हत्या के आरोप में आप तारापुर केस संख्या 44/1995 में जेल में थे कि नहीं थे? 2 बार कोर्ट ने आपका बेल रिजेक्ट किया है कि नहीं किया है? उसके बाद आपने नाबालिग 15 साल होने का सर्टिफिकेट लगाकर जुवेनाइल कोर्ट से राहत ली है कि नहीं ली है? और अगर ये सब बात सत्य है तो और आपने अपने 3 इलेक्शन एफिडेविट में इसको बात को छुपाया है कि नहीं छुपाया है? आप बात कर रहे हैं, ये इतने भ्रष्ट लोग हैं। मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करना चाहती हूँ। इस चुनाव में किंग के किंग मेकर बिहार की जनता पहली बार किंग बनने जा रही है। बिहार के बच्चे राजा बनने जा रहे हैं। तो आप क्या बनेंगे? हम लोग किंग मेकर बन रहे हैं। उस बिहार के बच्चों को राजा कौन होगा? मुख्यमंत्री जनता जिसको चुनेगी बिहार बन जाएगा। पर अगर बिहार की जनता अगर जनसुराज को चुनती है, देखिए बिहार के बच्चे ऑलरेडी किंग बन गए। देखिए बिहार के बच्चों की, बिहार की महिलाएं किंग बन गई, उनको 1100 रुपए मिलने लगा। बिहार की उन महिलाओं की ताकत बढ़ गई जिनको 10,000 रुपए जिनके अकाउंट में 2 दिन पहले गया है। बिहार की आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, रसोईया, उनकी सैलरी डबल हो गई। बिहार का युवा बेरोजगार, उसको 1000 रुपए मिलने लगा। बिहार के लोगों की बिजली बिल माफ हो गई 125 यूनिट तक। बिहार के लोग की स्थिति सुधरने का दौर शुरू हो गया है। जनसुराज अभी आया नहीं है, जब आएगा तो आप स्थिति देखिएगा। पीके और पीके पांडे। मेरा नाम प्रशांत किशोर है। पांडे से एलर्जी? कोई एलर्जी नहीं, जो नाम है वो बताते हैं। आपका नाम नाविका कुमार है तो मैं नाविका कुमार श्रीवास्तव लिखने लगूं, नाविका कुमार चौधरी लिखने लगूं, उसका क्या मतलब है? मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर श्रीकांत पांडे है, मेरा नाम प्रशांत किशोर है। मेरी जाति, न मेरी ताकत, न मेरी कमजोरी। दैविक भारद्वाज उसका नाम है। तेजस्वी और नीतीश कुमार? नीतीश कुमार किसी भी दिन। स्ट्रेटेजिस्ट और नेता? मैं तो स्ट्रेटेजिस्ट ही हूँ, स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। और नेता नहीं है? बेटा नेता नहीं है। ये भी एक फ्रॉड है कि मैं नेता नहीं हूं, मैं बेटा हूं बिहार का। ये नेता स्ट्रेटजी तो बना रहा हूँ। स्ट्रेटजी बना रहा हूं कि बिहार के बच्चों को कैसे जिताया जाए। स्ट्रेटजी बना रहा हूं कि बिहार से गरीबी कैसे खत्म हो। स्ट्रेटजी बना रहा हूं कि जिस बिहार को ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधार पाने वाला मानकर छोड़ दिया है, उसको कैसे सुधारा जाए। तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? कैटेगोरिकल जवाब मतलब ही नहीं है। मुख्यमंत्री बनना कोई लक्ष्य ही नहीं है जीवन में। लक्ष्य है बिहार को सुधारना। और अगर
अगर जनसुराज को वो सक्सेस ना मिले जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन है, तब कोई नहीं, जो अभी अभी क्या कर रहे हैं, जो भाई सफल हो जाए तो भी यही करेंगे जो अभी कर रहे हैं, सफल ना हो तो भी वही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। अपने लिए रास्ता तय कर लिया है कि हमें क्या करना है। बी फॉर बिहार, बी फॉर बीडी केरला कांग्रेस कहता है, आप क्या कहते हैं? उनकी बिहार के प्रति पूर्वाग्रह को दिखाता है, और जो दिल्ली में बैठकर बड़ी बड़ी बात करते हैं और बिहार और बिहारियों को अपमानित करते हैं, इन पर हंसते हैं, उनके चरित्र को दिखाता है, उनके मानसिकता को दिखाता है। वोट चोरी मुद्दा है कि नहीं? बिहार में इस बार मुद्दा नहीं, बिहार में सिर्फ एक ही मुद्दा है, पढ़ाई, रोजगार, पलायन। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, कहीं राहुल गांधी बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच में आप क्या समझते हैं? राहुल गांधी एसेट हैं या राहुल गांधी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार में पिछलग्गू पार्टी है। बिहार में लालू यादव फैक्टर हैं, ना तेजस्वी है ना राहुल है। बिहार में लालू जी फैक्टर है, लालू जी की राजनीति है, उनका समर्थन या विरोध है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये लोग तो गमला वाले पौधा है, पॉटेड प्लांट। पॉटेड प्लांट गमला वाले पौधा है, गमला वाला पौधा देखे है ना, जो एकदम कंट्रोल एनवायरनमेंट में थोड़ा पानी थोड़ा खाद देकर बनाए जाते हैं, ये वो लोग हैं। इनकी ताकत नहीं है कि अपने दम पर खड़े हो जाए। घर पे बॉस कौन है? बाहर तो आप हैं और बहुत पॉलिटिकल पार्टीज को आप ज्ञान देते हैं, वहां भी बॉस बन जाते हैं। आपके घर पे आप बॉस हैं या आपकी घर पे हम पत्नी? लोग रहते ही नहीं, तो बॉस का जितना कोई, हम तो घर पे रहेंगे तब तो कोई बॉस आप एक बनेगा। महिला के सामने कह रहे हैं कि आपकी पत्नी घर पे बॉस नहीं है। नहीं, जब मैं घर पे रहूंगा तब तो बॉसगिरी करेंगी। मैं घर तो पे रहता ही नहीं हूँ। तो बाकी इधर उधर घूमते हैं तो मतलब घर से कट ऑफ रहते हैं? कट ऑफ ही हूँ, 3 साल से तो यहीं पे हूँ। वो बिल्कुल नहीं जाती हैं आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ 2-3 बार आए हैं 3 साल में, 2-3 बार हमारे साथ गए हैं कहीं कहीं सभाओं में देखने के लिए। और स्टालिन और रेवंत रेड्डी बिहारियों के बारे में जो कहते हैं, जो महाराष्ट्र में राज ठाकरे और बाकी लोग कहते हैं बिहारियों के बारे में, उन्हें क्या जवाब दें? राज ठाकरे ये सब लंपन एलिमेंट है। राज ठाकरे, हाँ, कैमरे पे कह रहे हैं, और लंपन एलिमेंट है। आप तो उद्धव ठाकरे के एडवाइजर रह चुके हैं। एडवाइजर नहीं रहे, उद्धव ठाकरे की एक बार मदद की थी, उस समय फीस के तौर पर। मैंने पहले भी कहा, फीस के तौर पर यह कहा था कि भाई कम से कम इतना कर दो कि शिवसेना के लोग हिंदी भाषियों के साथ, बिहार के लोगों के साथ मारपीट झगड़ा लड़ाई न करें। और ये 2020 की घटना है। 20 से लेकर अभी जो घटना हुई है, इस बीच में मैं उद्धव ठाकरे का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपनी बात रखी। और कोई भी आप घटना नहीं दिखा सकती हैं जब बिहार के किसी व्यक्ति को शिवसेना के लोगों ने मारपीट की हो या गाली गलौज किया हो बॉम्बे में। ये मैंने फीस के तौर पर उनसे मांगा था। और आज जो स्थिति हुई है, ये तो चूंकि वहां म्युनिसिपल इलेक्शन है, ये पोलराइज करने का प्रयास है। बाकी ये रेवंत रेड्डी और जो लोग हैं, इन लोगों ने जो बिहार के लोगों के लिए कहा है, भगवान ने टाइम दिया तो इन लोगों से हिसाब वहां पर किया जाएगा। आप तो उनके एडवाइजर रह चुके हैं कि नहीं, रेवंत रेड्डी को क्या, स्टालिन का रहे हैं तो, लेकिन जो आदमी बिहार के लोगों को गाली देगा उसको एडवाइज नहीं करेंगे, अब उसके बाद उनका हिसाब अगली बार करेंगे। तो आप कह रहे हैं डीएमके का हिसाब करेंगे? बिल्कुल, जो मैंने कहा अगर भगवान ने मौका दिया, समय रहा तो उनका हिसाब भी बराबर करेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कुछ नहीं बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है? रेवंत रेड्डी क्या औकात है? रेवंत रेड्डी वहां पर थे पहले। एमके स्टालिन, सुन तो लीजिए, रेवंत रेड्डी जो है ये पहले भाजपा में थे, टीडीपी में, फिर कांग्रेस में आए, अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बना तो हमारे यहाँ के दरबार लगाते थे कि भैया हमारी मदद कीजिए तेलंगाना में। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आके दिल्ली हमसे रिक्वेस्ट करने, हमने मदद नहीं की, लेकिन वो अपने से बन गए हैं। अभी जुमा पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसकी हिम्मत है, कहता है कि बिहार के लोग का डीएनए तेलंगाना के लोगों से खराब है, तो खराब है तो अगली बार चुनाव होगा तो तुमसे मिलेंगे तेलंगाना में, तब पता चलेगा कि किसका खराब है किसका अच्छा है। हम डरते नहीं किसी से, कैमरे पे कह रहे हैं इनको जितना दम है ना, ये लगा लें। राहुल गांधी से भी नहीं? अरे राहुल गांधी कौन पूछता है? हम किसी से नहीं डरते हैं, हम पैदा ही नहीं हुए डरने के लिए। ये जो लोग बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं, ये समझ लें, अगर है हिम्मत तो बोल के दिखा दें। इस बार रेवंत रेड्डी पूरी ताकत लगाकर उनको हरवाएंगे, वहां पर जीत नहीं पाएंगे उनको। उनके राहुल गांधी ना बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा उनको आंध्रा में, तेलंगाना में। बिहार के लोगों को गाली दोगे और वहां पर राजनीति करोगे। हम गाली दे रहे हैं किसी को? बिहार के लोगों ने तुम्हारा खेत काटा है, काहे गाली दे रहे हो बिहार के लोगों को? और गाली दोगे तुम यहाँ के घूमोगे, यहाँ घूमोगे तो हम यहीं रुकने वाले नहीं, तुम्हारे तेलंगाना में आकर तुमको हराएंगे, हराने में पूरी ताकत लगाएंगे। और लोगों को पता है कि
हम कर सकते हैं, बाप बाप करेंगे। अब देखिएगा ना। बिहारी फ्लेवर आ रहा है आपका? कोई फ्लेवर नहीं है, काहे गाली दे रहे हो भाई? देखिए आप बताइए, कोई गरीब आदमी आपके यहाँ राज्य में गया, आपके घर में गया है, आपके यहाँ काम करता है, उसको आप 2 थप्पड़ मार दीजिए, ये कौन बहादुरी है? बिहार के लोग का अगर डीएनए खराब है या तेलंगाना से कमतर है, तो तुम तेलंगाना के होने के नाते क्यों आए थे हमसे सलाह लेने? तो यहाँ जब आए थे वोट, और आए थे कि नहीं आए और थे? यहाँ वोट अरे मांगने भी छोड़िए तो ना, ये आते सब रैली तो में। छोड़िए बिहार का बात। पहले आप रेवंत रेड्डी से पूछिए कि प्रशांत किशोर से मदद मांगने गए थे कि नहीं गए थे। प्रशांत किशोर तो बिहार के हैं। तो अगर तेलंगाना के डीएनए से हम लोग का डीएनए कमतर है, तो हमसे सलाह लेने काहे आए थे? इतने वीर बन रहे हो, क्यों आए थे बताओ? तो आई होप सुन रहे होंगे। ना सुन रहे तो हम फिर से सुना दीजिएगा उनसे। हम हमारा खेत थोड़े ना उनसे थोड़े ना चलते हैं। रेवंत रेड्डी से हम थोड़े ना चलते हैं। चलते किससे हैं? अपने दम से चलते हैं, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से चलते हैं, बिहार के लोगों के समर्थन से चलते हैं, अपने कर्मों से चलते हैं। अच्छा, एक शब्द में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे नीतीश कुमार को? आज के दौर में तो उनको पलटू राम ही कहा जाता है। कुर्सी कुमार है। कुर्सी के प्रेम ने सब कुछ खत्म कर दिया। तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के हैं। चिराग पासवान बिहार से राजनीति करते हैं, बिहार की राजनीति अभी शुरू नहीं की। पप्पू यादव जरूरत नहीं हर बात व्यक्ति पे बोलना। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। वो तो सबको पता है, आप क्या कहेंगे उनके? How will विपक्ष you के नेता है, describe? बिहार में कोई भूमिका नहीं। नेशनल विपक्ष के नेता है तो सबको पता है, ये उनका बस टाइटल इतना है। ही है। विपक्ष के नेता वही तो बोलेंगे। आपने कहा एक शब्द बोलना है तो बोलना है कि विपक्ष के नेता हमारे फ्यूचर लिए। में क्या देखते हैं? हमारे लिए वो विपक्ष के नेता हैं, देश के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। प्रियंका गांधी वायनाड की एमपी हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, आप कहेंगे? हाँ बिल्कुल, भाजपा के बड़े नेता हैं। भाजपा के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री है। यही आप एक शब्द में पूछ रहे थे, एक शब्द में बता रहे हैं, क्या बोले? मैं उनका जो डेजिग्नेशन है वो पूरे देश अच्छा, को आपको पता है। मतलब डिजिग्नेशन के अलावा बोले? हाँ। अभी कुछ दिनों में देख रहे हैं कि एक्सरसाइज करके थोड़े दुबले हो गए। मोदी जी अगले चुनाव की तैयारी में लग गए। 2029। हाँ, आप उन्हें भावी प्रधानमंत्री अब चौथे फिर आप टर्म में- वही हम कह रहे हैं अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। अब कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, तो आप कह रहे हैं कि आप डिजिग्नेशन बता रहे हैं। हम बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। नहीं, पर नेक्स्ट इलेक्शन ऑल्सो विल ही बी द प्राइम मिनिस्टर? चुनाव तक तो ही कू तो हो नहीं रहा है बीच में। 29 का इलेक्शन वो इलेक्शन जीतेंगे। के बाद क्या होगा वो नहीं मालूम। हम ये कह रहे हैं कि आपको नहीं मालूम? अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं मोदी अच्छा, जी। पीके बिहार के लड़के हैं, कोशिश कर रहे हैं, बिहार को सुधारने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। यूएन में काम करने के बाद, अमेरिका में रहने के बाद, आप हेल्थ सर्विसेज में रहे, पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई की है। पब्लिक हेल्थ हैदराबाद में, जी, क्योंकि तो बहुत से लोग UN आपका में- पास्ट ढूंढ रहे हैं, एजुकेशनल अरे भाई देखिए, क्वालिफिकेशन। कुछ लोगों को पहले बोल लेने देना चाहिए, तभी तो उसका जवाब दिया जाएगा। तो उसके मुंह पे चाटा अच्छा, तो पड़ेगा। चलिए उनको आज क्या बोलेंगे? नहीं, आपकी क्या बैकग्राउंड है कुछ नहीं बोलेंगे, एजुकेशनल? कुछ नहीं बोलेंगे। उनको ये बोलेंगे भाई प्रशांत किशोर मूर्ख आदमी है। किसी ने कहा मैं 12th में फेल कर गया हूँ। आजकल देख रहा हूँ एक वीडियो कोई चला रहा है कि ये 12th में फेल कर गया था प्रशांत किशोर। अब भाई उसको बोलने दे, जब वो नहीं बोलेगा तो मैं क्यों बोल? पहले भाई तुम बोल लो, उसके बाद तो बोला जाएगा। तो अच्छा, फेल हो गए हैं तो अब लोग फेल हो गए तो तो अब उनको दिखाने तो दीजिए। लोग पूछ रहे हैं, उनको दिखाने दीजिए। तो लोग पूछ उनको रहे हैं ना दिखाने कि दीजिए। आप क्या पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, नहीं नहीं पढ़े हैं प्रशांत किशोर। चले यही मान के तुम चलो आगे कि प्रशांत किशोर और नहीं यूएन पढ़े। की नौकरी मिल गई बिना पढ़े। अब भाई वो लोग तो यही कह रहे हैं, लोग तो यही कह रहे हैं। जब सारी जानकारी रख दी गई, फिर भी अगर आप जिसको यहाँ कहते हैं गलथेथाई करना है। जब यूएन में थे तो कभी सोचा था कि इस तरह 3500 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे? नहीं, यूएन तो बहुत बड़े, हम तो 2020-21 तक नहीं सोचे थे। तो क्या, व्हाट वाज द टिपिंग पॉइंट? व्हाई डिड यू? टिपिंग पॉइंट वाज कोविड। कोविड के दौरान मैंने जो बिहार के लोगों की दुर्दशा देखी, और उससे भी ज़्यादा जो मैं अपनी लाचारी देखी कि मेरे पास सब कुछ सुविधा, साधन, कॉन्टैक्ट, नेटवर्क होने के बाद भी मैं बिहार के 10 लोगों को बस भी नहीं मुहैया करा पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि समाज में, बिहार में सुधार हो। इसलिए ये तय किया कि अब जो काम पहले कर रहे थे वो नहीं करेंगे, अब नया कुछ प्रयास करेंगे, उसी के दिशा में। फैमिली में, अगेन आई एम आस्किंग बिकॉज आपकी वाइफ हैं, फैमिली में ये चर्चा हुई तो व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? लोगों ने मना किया।
मना किया? बिल्कुल मना किया। बिकॉज जो लोग कॉर्पोरेट नौकरी करते हैं या कंसल्टिंग ये वो उसको सब आदमी मना करता है। पहले आपकी अच्छी जिंदगी चल रही है, हाँ। तो कौन कहेगा कि उसको छोड़कर इस तरह का रिस्क लीजिए? फैमिली के जितने लोग हैं सबने मना किया, जिनसे भी मैंने बात की सबने मना किया। और नहीं फिर करना भी चाहिए। अभी भी मना करते हैं लोग, अभी भी लोग कहते हैं क्या ही कर एनी रहे हो यार? रिग्रेट्स? कोई रिग्रेट नहीं। मैं तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव डिसाइडेड टू डू व्हाट आई एम डूइंग। हाउ मेनी सीट्स दिस? बताया 10 से कम या 150 से ऊपर। 10 से कम या 150 से ऊपर? 160 का टारगेट तो एनडीए का है। एनडीए के टारगेट का कोई वैल्यू है? एनडीए का टारगेट तो 400 पार था। एनडीए का टारगेट भी बंगाल में 200 से ज्यादा था। ये तो रूटीन में कट कॉपी पेस्ट करते हैं। उसके लिए किया क्या? किया तो कुछ नहीं। हम लोगों ने सिर्फ टारगेट नहीं बनाया, उसके लिए 3 साल मेहनत करी है, गांव गांव गए हैं। हर बार आइए और कट कॉपी पेस्ट करके इस बार 600 पार। कुछ उसके लिए करना भी तो पड़ेगा भाई। आपने किया तो कुछ नहीं है। तो यहाँ 10 से कम या 150 से बिल्कुल। ज्यादा? और हम एनडीए वाला नहीं नारा देते हैं 200 पार या 160 से पार, ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं या तो 10 से कम या 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, बीच में नहीं। तो ये इज दिस द स्ट्रेटेजिस्ट और द नेता हु स्पीकिंग? दोनों। ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। जो भी मेरी क्रेडिबिलिटी है, जो भी मेरी समझ है, मैं झूठ जहां तक हो सके बोलता नहीं हूं। जो दिखता है वही बोलता हूं। और जो मेरी समझ है, जितनी बात जितनी चर्चा बिहार में जनसुराज की हो गई, या तो पीपल विल टेक ए लीप ऑफ फेथ एंड वोट फॉर इट, वोट फॉर चेंज। और लोगों ने अगर वो किया तो गिनती कम पड़ जाएगी सीटों के लिए, तो 150 से ऊपर होगा। ये भी लेकिन संभव है कि सब सुनने समझने के बाद लोग कहेंगे नहीं अभी नहीं, अभी बाद में देखा जाएगा। तो वैसा हुआ तो 10 से कम। हमारे पार्टी के नेता लोग कहते हैं, काहे कहते हैं भैया, इससे मोराल कम होगा। और हम कोई मोराल बढ़ाने के लिए थोड़ी ना बोलते हैं। पर आपको जो सच मुझे दिख रहा है वो बोल रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो एक वोट कटुआ पार्टी है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ठीक। किसका वोट काट रहे हैं? दोनों का काट रहे हैं। दोनों का? और इतना काट किसका रहे हैं, ज्यादा काट रहे हैं? दोनों काट रहे हैं। इतना काट रहे हैं कि हम लोग। पर आप भी तो दोनों कट के अपीजमेंट खत्म। कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट के सामने आप अपना कैंडिडेट नहीं दोगे, ये आपने कहा। तो ये अपीजमेंट आपने नहीं? सुना ही नहीं। हमने ये कहा कि पिछले 30 साल से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करने वाले दल ये घोषणा कर दे कि जहां पर भी जनसुराज का मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा वो मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। मैं यूनिलैटरली कह रहा हूं कि अगर तुम तैयार हो तो हम घोषणा करने को तैयार है कि तुम्हारा जहां मुस्लिम लड़ेगा हम मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, ताकि मुसलमान समाज देखे कि भैया इनको मुसलमानों से प्रेम नहीं है, इनको उनके मुसलमानों के वोट से प्रेम है। इनको अगर मुसलमानों से प्यार होता तो मुसलमानों के बच्चों की पढ़ाई की बात करते, मुसलमानों के बच्चों के लिए रोजगार की बात करते, उनके गांव की नालियों की, गलियों की, मोहल्लों की स्थिति को सुधारते। इन्होंने 30 वर्ष में मुसलमानों के लिए किया क्या है? सिर्फ मुसलमानों को किरासन तेल बनाकर अपने लालटेन की रोशनी जलाई है। ऐसी रोशनी जो कि मुसलमानों के घर में नहीं जाती है, वो सिर्फ लालू यादव के घर में जाती है। बड़ी बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी। एज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you. और Thanks for dropping कितना बदलेगा बिहार, बात करेंगे, क्योंकि चुनाव के इतिहास लिखा डेट्स जाएगा। नवंबर में इतिहास लिखा जाएगा और आप बताएंगे कि इस इतिहास लिखे जाने की यात्रा को आपने 3 बार बिहार आकर, आप शायद देश के बड़े पत्रकारों में एकमात्र पत्रकार हैं जिसने इसको 3 बार आकर बिहार में इसको कवर किया है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तब तो बहुत लोग आएंगे, तब नाविका कुमार भी आगे बढ़ के कहेंगे कि हमने पहले इसको कवर किया था, हमने इसको आइडेंटिफाई किया था। वेल, थैंक यू वेरी मच। Thank you. तब आप अपॉइंटमेंट दे देंगे और Appointment बाकी तो नेताओं की तरह नहीं हो जाएंगे तो फिर चलिए, बातचीत appointment आगे तो भी। आप जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, ना उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। शेड्यूल परमिट्स, आई मीट एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच प्रशांत किशोर। थैंक यू।